तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी जारी हैं। अधिकांश लोग अभी भी अपनी ही जाति या जनजाति में विवाह करते हैं, या अस्पृश्यता को संविधान द्वारा प्रतिबंधित किया गया है लेकिन अभी भी व्यवहार में है, या अत्यधिक गरीबी का अनुपात निम्नतम जातियों के लिए बहुत अधिक है, या उपरोक्त सभी। तो पहला प्रश्न है, भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी जारी हैं। तो नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या वो पहले आपका जो प्रश्न है उसके अनुसार सही है? कितने ऑप्शन सही हैं वो आपको बताना है, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी जारी हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ना आपकी किताबें और ना ही व्यवहार में। क्लियर आपको? वास्तविकता भी यही है, लेकिन काफी बदलाव आया है, ये सदैव दिमाग में चलिएगा। और ये जातिगत जितनी भी असमानताएं आई हैं समाज में, वो सिर्फ अमीरी और गरीबी के कारण होती हैं, है ना। जब एक व्यक्ति अमीर बन जाता है, उसके पास ताकत आ जाती है पैसे की, और किसी भी प्रकार की ताकत आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है लोग उसका सम्मान करेंगे, फिर चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। आप चाहे बहन मायावती जी को देख लीजिए, जो आपकी पहले मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री थी, वो भी पिछड़ी जाति से आती थी, लेकिन उनका सम्मान अचानक से बढ़ गया। क्यों? उनके पास ताकत आ गई। फिर आप मुलायम सिंह यादव जी को देख लीजिए, उनके पास अचानक से ताकत आ गई, तो उनको जाति से बढ़कर लोग देखने लगे, वो राजा बन गए। फिर चाहे आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, क्या कभी किसी ने उनसे उनकी जाति पूछी? नहीं पूछी होगी, क्योंकि उनके पास ताकत थी, उनके पास पैसा था। ऐसा ही है, समाज में जो ताकत विहीन है उसी का शोषण होता है। क्लियर आपको? तो भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी जारी हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधिकांश लोग अभी भी अपनी ही जाति या जनजाति में विवाह करते हैं, तो ये भी एक कारण है। दूसरा बी, अस्पृश्यता को संविधान द्वारा प्रतिबंधित किया गया है लेकिन अभी भी व्यवहार में है ना, ये भी सही है। अत्यधिक गरीबी का अनुपात निम्नतम जातियों के लिए बहुत अधिक है, ये भी सही है। और डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पहले का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उल्लिखित में से कौन से विभाजन भारत के लिए अद्वितीय है? बताइएगा, उल्लिखित में से कौन से विभाजन भारत के लिए अद्वितीय है? ए है आपका जाति विभाजन, बी है आर्थिक विभाजन, सी है धार्मिक विभाजन, और डी है आपका लिंग विभाजन। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उल्लिखित में से कौन से विभाजन भारत के लिए अद्वितीय है, यानी कि और कहीं नहीं है ना, अद्वितीय है, वैसा और कहीं नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर आपको? क्या ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, जिस व्यवस्था में पिता परिवार का मुखिया होता है उसे कहा जाता है? पदानुक्रम, या मातृसत्ता, या पितृसत्ता, या राजशाही? देखिए, आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न है, आप में से कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करे तो अच्छा होगा। जिस व्यवस्था में पिता परिवार का मुखिया होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपको एबीसीडी में से बताना है कि एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, पितृसत्ता। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? यह एक समाज के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव डालती है, हमेशा निराशा पैदा करती है, इनमें से कोई भी नहीं, या उपरोक्त सभी? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? यह एक समाज के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव डालती है, या हमेशा निराशा पैदा करती है, इनमें से कोई भी नहीं, या उपरोक्त सभी? तो चौथे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह एक समाज के बड़े वर्ग पर प्रभाव डालती है, क्या? सामाजिक समस्या। ठीक है, जो सामाजिक समस्याएं होती हैं वो समाज के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव डालती हैं, जैसे जाति प्रथा है, दहेज प्रथा है, या अन्य समस्याएं हैं। क्लियर आपको? तो अशिक्षा है, बाल विवाह है, ये सब क्या है? ये समाज के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव डालती हैं, इसलिए ये सामाजिक समस्याएं हैं। क्लियर आपको? लिंग भेदभाव है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बोलने के पूर्व बालक इस भाषा का उपयोग करते हैं? तुतलाना, बलबलाना, एक शब्द, या सांकेतिक भाषा? बताइएगा, बोलने से पूर्व
बालक इस भाषा का उपयोग करते हैं। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो बोलने से पूर्व बालक जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहेंगे, बताइए। उसको कहेंगे सांकेतिक भाषा। इशारे करते हैं, क्या इशारे करते हैं, जैसे हंसना हुआ, खुश होना हुआ, रोना हुआ, ये सब क्या, ये सांकेतिक भाषा है। क्लियर है आपको। हाथ बढ़ाना, किसी चीज को देखकर, जैसे अपनी माता को देखकर बालक हाथ फैला देता है, उसकी तरफ दौड़ने लगता है, तो ये क्या है, ये सांकेतिक भाषाएं हैं। क्लियर है आपको कि मैं उधर जाना चाहता हूं, ठीक है, तो सांकेतिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, म्यूकर, एस्परजिलस और इरगाट जैसे कवक और के सामान्य दूषक हैं। तो यहां पर रिक्त स्थान में आपको भरना है कोई एक ऑप्शन जो सही हो। सुअर और गाय का मांस, फीताकृमि और वलयकृमि, वायु और विषाणु, यहां पर जीवाणु होगा, ठीक है, क्या होगा, जीवाणु और विषाणु, डबल रोटी और अनाज। तो सी में ऑप्शन आप ठीक कर लीजिएगा, यहां पर जीवाणु होगा। तो छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताइएगा। तो छठे का आपका जो सही ऑप्शन है वो डी है। क्लियर है आपको, डी। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। 4 खाद्य वर्ग की, 5 खाद्य वर्ग की, 7 खाद्य वर्ग की या 11 खाद्य वर्ग की, बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। 7वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। बताइएगा 7वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 7वें का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 11 खाद्य वर्ग की। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण या कैल्शियम की कमी या फास्फोरस की कमी या विटामिन सी की कमी, बताइएगा भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है। ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण या कैल्शियम की कमी या फास्फोरस की कमी या विटामिन सी की कमी, बताइएगा। 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 8वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह प्रश्न आपको कई बार कराया जा चुका है, लेकिन भाषा बदल बदल के यह प्रश्न फिर से एक नया तरीके से आपसे पूछा गया है। जिन लोगों ने ध्यान से प्रश्न किया होगा उनके लिए प्रश्न काफी आसान रहा होगा। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा पिछले मॉक टेस्ट में, उनके लिए थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन यह प्रश्न काफी आसान था। पहले भी अलग अलग भाषाओं में इसको पूछा जा चुका है आपसे। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, स्टार्च निम्न है। स्टार्च निम्न में से क्या है। मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है या मोम है, बताइएगा। स्टार्च क्या है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है या मोम है। तो स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, ये किसने माना था संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। ए सान वर्क, बी डगलस नॉर्थ, सी जॉन डुई या डी ऑप्शन है आपका पीटर एबलर्ड, बताइएगा ये किसने माना था संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। सान वर्क ने माना था या डगलस नॉर्थ ने माना था या जॉन डुई ने माना था या पीटर एबलर्ड ने माना था, बताइएगा। 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 10वें का आपका बी ऑप्शन सही है, डगलस नॉर्थ ने माना था। क्लियर आपको। आपका अगला प्रश्न है, वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है कहलाता है। क्या कहलाता है वो आपको बताना है। खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्धबंद प्रणाली या अर्ध खुली प्रणाली। 11वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है, तो वो क्या होगा, वो खुली प्रणाली का हिस्सा होगा। क्लियर आपको। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मेगा लोबलास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B2, विटामिन सी या विटामिन B9 या विटामिन ए, बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। 12वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 12वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विटामिन B9। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, किसने प्रतिपादित किया कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, बताइएगा।
किसने प्रतिपादित किया कि परामर्श पारस्परिक रूप से एक सीखने की प्रक्रिया है? मायर्स ने, श्रीवर ने, हैरीमन ने, विली एंड एंड्रू ने। बताइएगा 13वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह प्रश्न आपको पहले भी करवाया जा चुका है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उस समय बहुत ही ध्यान से किया होगा। यह प्रश्न किसने प्रतिपादित किया कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है? तो 13वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिली एवं एंड्रू ने। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं? 150, बी 194, सी 198, डी 210। तो एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं? 150, 194, 198 या 210। तो 14वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 14वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 194। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2021 के महीने में मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 16, 21, 20, 19 कितनी उम्र बढ़ा के कर दी गई है यह आपको बताना है। दिसंबर 2021 के महीने में मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो 15वें का आपका ऑप्शन बी सही है, 21। क्लियर आपको? क्या 21? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का समाधान है? परिवार नियोजन की उपेक्षा करना, यौन शिक्षा का ज्ञान, या अधिक बच्चों वाले परिवार को अधिक सुविधाएं प्रदान करना, या अनुचित चिकित्सा सुविधाएं। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का समाधान है? तो आपका 16वें का जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, यौन शिक्षा का ज्ञान। यानी कि हर चीज पता होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है, परिवार नियोजन क्या है, परिवार कैसे विस्तृत होता है। तो अगर उसका ज्ञान होगा तो जनसंख्या का समाधान है, लोग जागरूक होंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित स्वरूपों को मान्यता दी गई है। ए, घरेलू हिंसा, बी, सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा, सी, विस्थापन के कारण हिंसा, डी, यौन हिंसा। बताइएगा भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित स्वरूपों को मान्यता दी गई है। ये 4 एबीसीडी के रूप में आपको कूट दिए गए हैं, फिर उनके आधार पर नीचे ऑप्शन बनाए गए हैं। आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही है। भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित स्वरूपों को मान्यता दी गई है। ए, घरेलू हिंसा, बी, सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा, सी, विस्थापन के कारण हिंसा, डी, यौन हिंसा। तो एबीसीडी में आपके कौन से कूट सही है यह आपको पहचानना है। देखिए, तो घरेलू हिंसा तो है ही, है ना, और चौथा आपका ऑप्शन यौन हिंसा है, ये नहीं है। बी और सी आपके नहीं है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये बी और सी नहीं। सांप्रदायिक घटनाएं तो अलग हिंसा प्रकार हो गया, और विस्थापन के कारण भी अलग हिंसा हो गई। जो घरेलू हिंसा में परिभाषित हैं, लिंग आधारित हिंसा में परिभाषित हैं, वो घरेलू हिंसा है और यौन हिंसा। तो ए और डी किसमें है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 17वें का। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है? 36, 37, 38 या 48। बताइएगा यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, 38। क्लियर आपको? आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 36 दिखेगा, लेकिन वो संख्या पुरानी है ना। पहले 36 देशों में थी, ये 2019 की आपको संख्या दिखाता है गूगल, लेकिन वर्तमान में 38 हो गई है। क्लियर आपको? यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 38 हो गई है। गूगल पे आपको 36 दिखाएगा, लेकिन वहां पर आप देखेंगे तो डेट उसकी पुरानी होगी उस आर्टिकल की। क्लियर आपको? तो अब 38 हो गई है, यह आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ए, जीवन प्रत्याशा, बी, शिक्षा, सी, संपत्ति, डी, प्रति व्यक्ति आय। यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में
निम्न में से क्या शामिल नहीं है? बताइएगा क्या शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, संपत्ति शामिल नहीं है। क्लियर है आपको? क्या शामिल नहीं है? संपत्ति। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचान कीजिए। ए, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। बी, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। डी, दहेज एक सामाजिक परंपरा है, इसे सामाजिक बुराई नहीं कहा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से सही कथन क्या है वो आपको पहचानना है। बहुत ही कॉमन सेंस पर आधारित यह प्रश्न है आपका। आप अगर सामान्य तर्क के आधार पर इस प्रश्न को करेंगे तो बहुत आसानी से सही कर पाएंगे। तो 20वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्या? सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सिर्फ यही कथन इन चारों में से सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के बारे में सही नहीं है? ए, इसमें सामूहिक नियंत्रण का औपचारिक और अनौपचारिक तरीका शामिल है। बी, यह अब तक के व्यक्तिगत या समूह व्यवहार के संयम और दिशा को संदर्भित करता है। या सी, यह भूमि सुधार की प्रणाली है। या डी, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के बारे में सही नहीं है? ए, इसमें सामूहिक नियंत्रण का औपचारिक और अनौपचारिक तरीका शामिल है। या बी, यह अब तक के व्यक्तिगत या समूह व्यवहार के संयम और दिशा को संदर्भित करता है। या सी, यह भूमि सुधार की प्रणाली है। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका, सामाजिक नियंत्रण भूमि सुधार की प्रणाली नहीं है। क्लियर आपको? तो इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? ए, साक्षरता। बी, बेहतर चिकित्सा सुविधा। सी, कम प्रजनन क्षमता। या डी, उच्च मृत्यु दर। बताइएगा जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? साक्षरता, बेहतर चिकित्सा सुविधा, कम प्रजनन क्षमता या उच्च मृत्यु दर। तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्या है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बेहतर चिकित्सा सुविधा। क्लियर आपको? ये कैसे कार्य करता है बेहतर चिकित्सा सुविधा? जैसे क्या हुआ, पहले व्यक्ति बीमार पड़ता था और उसे इलाज नहीं मिल पाता था तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती थी। अब जल्दी मृत्यु हो गई तो उसकी संतानें भी नहीं होंगी, संतानें कम होंगी तो क्या होगा, जन्म दर भी कम हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रित बनी रहती थी, स्थिर बनी रहती थी। किसी साल 1921 से पहले तो किसी साल घट जाती थी, किसी साल अचानक से बढ़ जाती थी, लेकिन 1921 के बाद जनसंख्या लगातार बढ़ती चली गई। उसका प्रमुख कारण क्या था कि बेहतर चिकित्सा सुविधा। आजादी के बाद अचानक से 1961 से 1971 के बीच में जनसंख्या बढ़ी। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत में चिकित्सीय सुविधाओं में काफी अच्छा सुधार आने लगा। क्लियर आपको? तो बेहतर चिकित्सा सुविधा होगी तो जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण बन जाती है। अब ये नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक कारण है। जैसे जो औसत उम्र थी भारत की बहुत कम थी पहले, अब पहुंच के 70 वर्ष तक की हो गई है। 2022 का जो लेटेस्ट डाटा है, भारत में अब औसत उम्र प्रति व्यक्ति जीने की 70 वर्ष हो गई है। तो ये क्या करता है, बेहतर चिकित्सा सुविधा व्यक्ति को जल्दी इलाज दे देता है, जिससे जो जानें बचाई जा सकती हैं वो लाखों बचाई जा सकती हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट का एक प्रमुख कारण बन जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, आयु, लिंग, शरीर का आकार और जलवायु निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं यह आपको बताना है। एक व्यक्ति की विकास दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, या बेसल हाइड्रोलिसिस रेट, या विकास दर पर दबाव का प्रभाव। आयु, लिंग, शरीर का आकार और जलवायु निर्धारित करते हैं। 23 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइएगा। तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, एनर्जी मेटाबॉलिज्म है। क्या है एनर्जी मेटाबॉलिज्म? कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सीधे रेखीय रूप में आगे बढ़ता है, एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, क्रेब्स चक्र को बाईपास करता है। बताइएगा, एनर्जी मेटाबॉलिज्म कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सीधे रेखीय रूप में आगे बढ़ता है, एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, क्रेब्स चक्र को बाईपास करता है। 24 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। क्लियर आपको? कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
वैसे इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में शायद ही पूछा जाए, लेकिन आप हर तरीके के प्रश्न करते रहिए। क्लियर आपको? जब ऊर्जा के सेवन कम हो जाता है और ऊर्जा व्यय बढ़ जाता है तो शरीर का वजन होता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है या अस्थिर है। जब ऊर्जा का सेवन कम हो जाता है और शरीर का ऊर्जा व्यय बढ़ जाता है तो शरीर का वजन होता है। जैसे क्या कहते हैं लोग, कहते हैं कि डाइट फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको लगा कि आपके शरीर का वजन अचानक से बढ़ रहा है, अब आपको अपना वजन कम करना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएंगे और जो आप खाना खा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, खाने को कम करेंगे। जो ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें हैं, जो ज़्यादा ऊर्जा वाली चीज़ें हैं, वो आप कम खाएंगे। जैसे मीठे में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती हैं, आप अपना मीठा कम कर देंगे और एक्सरसाइज बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, ऊर्जा का सेवन कम हो जाएगा और जब एक्सरसाइज बढ़ा देंगे तो आपकी ऊर्जा का व्यय बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, शरीर का वजन कम हो जाता है। तो 25 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, वजन कम करने और बढ़ने के एक बार बार होने वाला पैटर्न किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कि अचानक से कम हो रहा है, फिर आपका बढ़ रहा है, फिर बार बार होने वाले पैटर्न को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? फैट डाइट, बुलिमिया नर्वोसा, ईटिंग डिसऑर्डर या वेट साइकिलिंग? बताइएगा 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको कहते हैं आपका वेट साइकिलिंग। क्या कहते हैं? वेट साइकिलिंग कहते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। एक आहार जिसमें कुछ पोषक तत्व तो सही अनुपात में हो, सही अनुपात में अधिकांश पोषक तत्वों वाला आहार, ऐसा आहार जिसमें सही अनुपात में कोई पोषक तत्व ना हो, एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो। बताइए, संतुलित आहार शब्द की परिभाषा क्या होगी? एबीसीडी ऑप्शन में से आपको चयन करना है। तो 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 27 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कल परसों मैंने इसको प्रश्न आपको कराया था ये, और इसको अच्छे से करते रहिए। एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व तो सही अनुपात में हो, तो क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आलू, अनाज, बीन्स, दालें और जई से भरपूर होते हैं। प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट। बताइएगा, आलू, अनाज, बीन्स, दालें और जई से भरपूर होते हैं। क्या भरपूर होते हैं? किससे भरपूर होते हैं? तो आलू, अनाज, बीन्स, दालें और जई। बताइएगा 28 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 28 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आलू और अनाज में कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इनमें प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है या होता ही नहीं। अनाज में जितना भी प्रोटीन होता है वो अपूर्ण प्रोटीन होता है, पूर्ण प्रोटीन होता ही नहीं है। क्लियर आपको? तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट ही सबसे उपयुक्त ऑप्शन है आपका। आपको यहां पर दालें लग रहा हो कि दालों में प्रोटीन ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर आपसे सबके बारे में पूछा है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही यहां पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, अधिकांश घरेलू एयरलाइंस गर्भावस्था के किस सप्ताह के बाद गर्भवती माताओं को उड़ान भरने से अनुमति नहीं देंगी? 12 सप्ताह, 24 सप्ताह, 34 से 36 सप्ताह या 40 सप्ताह? 40 सप्ताह के बाद तो किसी को भी क्या डिलीवरी हो जाएगी ना। 40 सप्ताह का तो सामान्य गर्भकाल होता ही है। तो डी ऑप्शन तो आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी 3 ऑप्शन में से आप एक को सही तरीके से चुनना है। तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 34 से 36 सप्ताह। क्लियर आपको? वही जब आपका 8वें से 9वें महीने के बीच में आप होते हैं उस समय। अगला प्रश्न है आपका, मां का तनाव स्तर भ्रूण को कैसे प्रभावित करता है? समय से पहले जन्म का कारण बनता है, जन्म के समय कम वजन का कारण बनता है, बच्चे का स्वभाव बदलता है या उपरोक्त सभी? जो मां का तनाव स्तर है वो भ्रूण को कैसे प्रभावित करता है? एबीसीडी में ऐसे कौन से कारण हैं या आपको पहचानने हैं? तो आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, सर ने ये तो नहीं पढ़ा है ना। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे प्रश्नों के द्वारा ही आपको उनकी जानकारी मिलती है, क्योंकि ये सामान्य स्तर के प्रश्न हैं। यहाँ पर आपको सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा, ऐसा कोई टॉपिक तो है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन जो थोड़ा बहुत बताया गया है और ये प्रश्न आपको पूरी डिटेल में वो चीज बता रहा है। मां का तनाव स्तर भ्रूण को कैसे प्रभावित करता है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहां पर आपका
ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर आपको? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, एक सफल गर्भावस्था का समर्थन करने के लिए पूर्व गर्भ निर्धारण अवधि में पर्याप्त पोषण के महत्व के बारे में चिंता बढ़ रही है। यह है क्योंकि भ्रूण अवधि में भ्रूण अपने पर्यावरण में बाहरी कारकों के प्रति संवेदनशील होता है। भ्रूण की अवधि अक्सर तब होती है जब एक महिला को पता चलता है कि वह गर्भवती है। देर से गर्भावस्था में हस्तक्षेप प्रभावी होने में बहुत देर हो सकती है। दिए गए सभी विकल्प सही है। तो 31 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो थोड़ा यहाँ पर साइज का प्रॉब्लम है, एक बार में आपको पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा होगा, तो आप पहली लाइन पढ़ लीजिए, पहले पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए। एक सफल गर्भावस्था का समर्थन करने के लिए पूर्व गर्भधारण अवधि में पर्याप्त पोषण के महत्व के बारे में चिंता बढ़ रही है। यह है क्योंकि, अब आपको ऑप्शन पढ़ने हैं और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर आपको? ए बी सी डी में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 31 का आपका जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। दिए गए सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन है? जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? बताइएगा, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? 32 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो 32 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है आपका, प्रसूति गृह में बच्चे को कहां रखा जाना चाहिए? ए बेबी रूम दूसरे कमरे में, बी मां के साथ वहीं संलग्न बिस्तर पर, सी मां के बगल में एक पालने में, या अस्पताल में कहीं भी। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रसूति गृह में बच्चे को कहां रखा जाना चाहिए? तो 33 का आपका जो सही ऑप्शन है वो बी है, मां के साथ वहीं संलग्न बिस्तर पर। अगला प्रश्न है आपका, कुपोषण के प्रकार पीईएम का अर्थ है? पेप्सिन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन अतिरिक्त कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या पेप्सिन एंजाइम कुपोषण? बताइए। कुपोषण के प्रकार पीईएम का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो 34 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 34 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्लियर आप? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएशन। क्लियर आपको? पीईएम का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएशन। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अगला प्रश्न है आपका, एक बार स्तनपान स्थापित हो जाने के बाद 15 दिनों के बाद बच्चे को हर बार स्तनपान कराना चाहिए? ए 1 घंटे में, बी 2 घंटे में, सी 3 घंटे में, जब भी बच्चा चाहता है यानी कि उसकी मांग पर? तो बताइएगा 35 का ABCD में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 35 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? जब भी बच्चा चाहता है। अगले प्रश्न है आपका, मातृ मृत्यु दर क्या है? गर्भावस्था के 9वें महीने से पहले महिलाओं की मृत्यु, या गर्भावस्था के कारण प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर महिला मृत्यु की वार्षिक संख्या, या महिलाओं के बच्चे के जन्म के 2 साल के भीतर हुई मृत्यु, या उपरोक्त में से कोई नहीं? मातृ मृत्यु दर क्या है उसकी परिभाषा आपको कई बार समझाई जा चुकी है, उस पर आधारित MCQ कई बार करवाए जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल सही कर रहे होंगे। 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? गर्भावस्था के कारण प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर महिला मृत्यु की वार्षिक संख्या। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, कौन सा पोषक तत्व ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम में मदद करता है? बताइएगा। विटामिन ए, फोलेट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। बताइए 37 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, कैल्शियम और विटामिन डी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बुजुर्गों के लिए अच्छा पोषण प्राप्त करना
कठिन बनाता है उसकी पहचान करें। अकेले रहना, विकलांगता, वित्तीय कारण, उपरोक्त सभी का। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक बुजुर्गों के लिए अच्छा पोषण प्राप्त करना कठिन बनाता है, उसकी पहचान करें। तो 38 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 38 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है आपको? अकेले रहेंगे बुजुर्ग तो कम खाएंगे, अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे, है ना। अगर वो विकलांग है तो भी, और वित्तीय कारण है तो बुजुर्ग पोषण कैसे प्राप्त होगा? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। घर में जो भी बुजुर्ग हो उनका सम्मान करिए, उनका ख्याल रखिए। वो दुआएं ही नहीं देंगे आपको सिर्फ, बल्कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि घर में कोई बुजुर्ग होता है, घर का ख्याल रखने वाला होता है। कोई छोटा बच्चा घर में है तो उसका ख्याल रखने वाला होता है। सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है कि घर में उनके बुजुर्ग हों। एक भगवान की अच्छी देन है, उनका ख्याल रखना चाहिए सभी को। कई घरों में मैंने देखा है कि वहाँ पर लोग बुजुर्गों से बड़े परेशान रहते हैं, उन्हें समय पर खाना नहीं देते हैं, समय पर इलाज नहीं करवाते हैं, झगड़े होते रहते हैं। पर थोड़ा मैनेज किया जा सकता है हर चीज़ को, इस पर ध्यान देना चाहिए हर किसी को। माता पिता ने अपनी ज़िंदगी खपाई होती है अपने बच्चे को बड़ा करने में, उन्हें सही ज़िंदगी देने में। अपनी तरफ से वो लोग पूरी कोशिश करते हैं, भले ही वहाँ पर वित्तीय स्थितियाँ ना ठीक रही हों। वैसे ही आपको भी एक जिम्मेदार बेटा बनना चाहिए, जिम्मेदार बेटी बननी चाहिए, जिम्मेदार बहू बनना चाहिए। बुजुर्ग आपके ऊपर ही निर्भर होते हैं जैसे बच्चे आपके ऊपर निर्भर हैं। आप कभी बच्चे रहे होंगे तो आप निर्भर होंगे। अगला प्रश्न है आपका, सुखाने की एक विधि जिसमें खाद्य में नमी होती है और फिर निर्वात में वाष्प के रूप में ऊपर उठती है, क्या कहलाती है? बताइए। सुखाने की एक विधि जिसमें खाद्य में नमी फलीभूत होती है और फिर निर्वात में वाष्प के रूप में ऊपर उठती है, क्या कहलाती है? धूप में सुखाना, हिम शुष्कन यानी कि लायोफिलेजेशन, स्प्रे शुष्कन ड्राइंग, ड्रम शुष्कन ड्राइंग। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 39 का। तो 39 का आपका बी ऑप्शन सही है, हिम शुष्कन। क्लियर आपको? हिम शुष्कन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण, पाश्चुरीकरण या विरंजन या किण्वन? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है? 40 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 40 का आपका डी ऑप्शन सही है, किण्वन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, पनीर का उत्पादन करने के लिए दूध का किण्वन शुरू में इनोकुलेट करके किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, बी है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस एसपीपी, या एसिटोबैक्टर और ग्लूकोनोबैक्टर, या डी ऑप्शन है आपका लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 41 का। तो 41 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक कारक नहीं है जो बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? ए सामाजिक प्रकृति, बी आनुवांशिक कारक, सी तकनीकी कारक, डी बुद्धि। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक कारक नहीं है जो बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? ए सामाजिक प्रकृति, बी आनुवंशिक कारक, सी तकनीकी कारक, डी बुद्धि। 42 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो 42 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? ये तकनीकी कारक प्रभावित नहीं करते हैं। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? देखिए कई बार आपको यह प्रश्न करवाया गया होगा, बस भाषा का स्वरूप बदलता है प्रश्न की, प्रश्न वही रहता है। 43 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 43 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक एजेंट को सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रदान करता है?
स्वाभाविक रूप से प्राप्त निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम रूप से प्राप्त निष्क्रिय प्रतिरक्षा, स्वाभाविक रूप से प्राप्त सक्रिय प्रतिरक्षा, या ये सभी। तो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक एजेंट को सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रदान करता है? 44 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 44 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वाभाविक रूप से प्राप्त सक्रिय प्रतिरक्षा। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मल में पानी के अलावा दस्त के दौरान भी इनमें से कौन से लक्षण हो सकते हैं? पेट में दर्द, सूजन, जी मचलाना, या उपरोक्त सभी? बताइएगा, मल में पानी के अलावा दस्त के दौरान भी इनमें से कौन से लक्षण हो सकते हैं? 45 का आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सामान्य उत्तर है और आप बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। 45 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो 45 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एनीमिया का सबसे आम कारण क्या है? बहुत कम नींद, बहुत ज्यादा चीनी, खून में बहुत कम आयरन, या एक्सरे विकिरण के संपर्क में? एनीमिया का सबसे आम कारण क्या है, यह आपको बताना है। 46 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? एनीमिया का सबसे आम कारण क्या है? तो 46 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खून में बहुत कम आयरन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, परामर्श के प्रमुख प्रकारों की संख्या है 2, 3, 1 या 5? बताइएगा। परामर्श के प्रमुख प्रकारों की संख्या है, परामर्श 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन संचार का अप्रभावी बनाता है? अस्पष्टता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, निष्कपटता? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन संचार को अप्रभावी बनाता है, यानी कि प्रभावहीन संचार हो जाता है? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा इस प्रश्न के अनुसार, यह आपको बताना है 48 में। तो 48 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, अस्पष्टता। ठीक है, अस्पष्टता की चीजें स्पष्ट ही नहीं हो रही हैं। जब चीजें ही स्पष्ट नहीं होंगी तो संचार जो है वो आपका अप्रभावी बन जाएगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? संचारी रोगों को नियंत्रित करना, जन्म अनुपात को नियंत्रित करना, या जनसंख्या को नियंत्रित करना, या कोई भी नहीं? बताइएगा, मुख्य सेविका मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? 49 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 49 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, संचारी रोगों को नियंत्रित करना। क्लियर? जागरूकता फैलाना, टीकाकरण को प्रभावी बनवाना, कई चीजें हैं यहां पर, तो उन चीजों में ये आ जाएगा। ठीक है, पोषण को सही ठीक करवाना, तो कई जिम्मेदारी होती है मुख्य सेविका की। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में मुख्य सेविका का वेतन कितना निर्धारित किया गया है? अब ए ऑप्शन से लेकर डी ऑप्शन तक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप जल्दी से बताइए। तो 50 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। ठीक है, ये वेतन बैंड होता है। ठीक है, क्या होता है? ये वेतन बैंड होता है 5200 से 20,200 तक। ठीक है, जरूर इसका मतलब ये नहीं होगा आपकी पहली सैलरी 5200 होगी, ये नहीं है। आपकी पहली सैलरी 40,000 प्लस होगी। ठीक है, ये वेतन बैंड होते हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है उसका मैंने आपको एक वीडियो अलग से बना के दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। और ये ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का गठन कब किया गया था? 1952 में, 1946 में, 1943 में, 1958 में? बताइएगा, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का गठन कब किया गया था? तो 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 51 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1946 में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की स्थापना की? सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, जामनगर? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की स्थापना की है? 52 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 52 का आपका डी ऑप्शन सही है, जामनगर। क्लियर आपको? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जामनगर।
जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बनी है तब से ज़्यादातर जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब गुजरात में जा रही हैं और उनका फोकस इन्हीं 4 शहरों में होता है, अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, सूरत और एक बड़ोदरा, और आप जोड़ लीजिए। इन्हीं शहरों में ज़्यादातर चीज़ें आपकी जा रही हैं। अब सुनने में आ रहा है कि जो 2036 का ओलंपिक है उसका आयोजन की दावेदारी भारत करेगा, और वो जहां तक है कि अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा अगर दावेदारी मिल जाती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के तहत बच्चे को बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी के टीके कब दिए जाते हैं? जन्म के तुरंत बाद, 1 वर्ष के बाद, 6 महीने के बाद, या कोई भी नहीं? बताइएगा 53 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के तहत बच्चे को बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी के टीके कब दिए जाते हैं? तो 53 का आपका जो सही ऑप्शन है वो ए है, जन्म के तुरंत बाद। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेस्टरमार्क ने, सर हेनरी मेन ने, मॉर्गन ने, या फ्रेजर ने? बताइएगा परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 54 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सर हेनरी मेन ने। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? दाय भाग का नियम, संपिंड का नियम, मिताक्षरा का नियम, प्रवर का नियम? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? तो 55 का आपका जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, मिताक्षरा का नियम। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? डीएन धनाग्रे, आईपी देसाई, इरावती कर्वे, एएम शाह? तो बताइएगा 56 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? तो 56 का आपका जो सही ऑप्शन है वो सी है, इरावती कर्वे। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा एलजीबीटी से संबंधित है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एल से होता है यहां पर लेस्बियन, जी से होता है गे, बी से होता है बाइसेक्सुअल और टी से होता है ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये अलग अलग जेंडर के जो होते हैं जो, तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा एलजीबीटी से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 377। क्लियर आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? ए अनुच्छेद 28, बी 29, सी 30, डी 31? बताइएगा 58 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो 58 का आपका जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, अनुच्छेद 29। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहां घोषित है? अनुच्छेद 13, 15, 17 या 19? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहां घोषित है? तो 60 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 का आपका सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 17। क्लियर आपको? तो आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है आपका प्रसारण, बी है सांस्कृतिक आक्रमण, सी है सांस्कृतिक विनिमय, या संस्कृति का सामान्यीकरण? प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? 61 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 का आपका ए ऑप्शन सही है, प्रसारण कहलाती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में, नौवीं पंचवर्षीय योजना में? बताइएगा भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ?
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में या नौवीं पंचवर्षीय योजना में? 62 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 62 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ए 2005, बी 2003, सी 2004, डी 2006। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 63 का आपका तो सही ऑप्शन है वो सी है, 2004। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया? राम आहूजा ने, E.H. सदरलैंड ने, D.R. टैफ्ट ने या C.H. कूले ने? महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? 64 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 64 का आपको जो सही ऑप्शन है वो ए है, राम आहूजा ने किया है। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? ए पूर्ण निर्धनता, बी सापेक्षिक निर्धनता, सी निर्धनता की संस्कृति या डी प्रवर्तित निर्धनता? स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? 65 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 65 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूर्ण निर्धनता यानी कि संपूर्ण गरीबी। क्लियर आपको? शब्द और भाषा बदल जाएगी लेकिन प्रश्न का आधार वही होगा, बस आपको यही समझना है। कोई भी प्रश्न आपके लिए कठिन नहीं होगा, अब बस शब्द की भाषा परिभाषा बदल जाएगी, शब्दों का रूप बदल जाएगा, उससे आपको प्रश्न कठिन लग सकता है। बाकी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, बस लगातार आपको रिवीजन करते रहना है और प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहना है। अगला प्रश्न है आपका, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना या मात्रा डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति या द्रव्यों के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता, इनमें से सभी बताइएगा मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 66 का आपका जो सही ऑप्शन है वो डी है, इनमें से सभी, ये सभी लक्षण होते हैं मादक द्रव्य व्यसन का यानी कि नशे का। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन या सांस्कृतिक आत्मसातकरण? बताइएगा 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को क्या कहते हैं? 67 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो 67 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सांस्कृतिक विलंबना। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, आग वर्ण और निम्न काफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? ए सामाजिक नियंत्रण, बी सामाजिक संगठन, सी सामाजिक संस्था या डी सामाजिकरण? बताइएगा 68 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आग वर्ण और निम्न काफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? ए सामाजिक नियंत्रण, बी सामाजिक संगठन, सी सामाजिक संस्था, डी सामाजिकरण? तो 68 का कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा? 68 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सामाजिक नियंत्रण। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न समाज शास्त्रियों में से कौन नव उद्विकासीय विचारक है? हर्बर्ट स्पेंसर, H.J.S. मेन या एडोल्फ वास्टियन या बी गार्ड चिल्ड? तो निम्न समाज शास्त्रियों में से कौन नव विकास के विचारक है? तो 69 का आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? 69 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी गार्डन चिल्ड। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, डर्मेटाइटिस होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है या हाइपरथायराइडिज्म होता है?
तो 70 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 70वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, यह आपको बताना है। थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, 70 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 70 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हाइपोथायराइडिज्म। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ए डी.एन. मजूमदार, बी लुई ड्यूमा, सी एम.एन. श्रीनिवास, डी एस.सी. दुबे। बताइएगा ये किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। 71 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो 71 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लुई ड्यूमा। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक गरीबी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। ए 177, बी 107, सी 58, डी 46। वैश्विक गरीबी सूचकांक में 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। 72 का आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, तो 72 का आपका बी ऑप्शन सही है, 107 है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। कमी के कारण रोग, या आनुवंशिक रोग, या संक्रामक रोग, या व्यवसायी संबंधी रोग। बताइएगा हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। 73 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 73 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आनुवंशिक रोग है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, सतत विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत लैंगिक समानता का लक्ष्य कौन सा है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। सतत विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत लैंगिक समानता का लक्ष्य कौन सा है, यह आपको बताना है। तो 74 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, पांचवा है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जुखाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। एंटीबायोटिक विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। बताइएगा एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 75 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 75 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं हो सकता है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन से हार्मोन के परीक्षण पर निर्भर करता है। एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी या एलसी। बताइएगा गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन से हार्मोन के परीक्षण पर निर्भर करता है। 76 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 76 का आपका सी ऑप्शन सही है, एचसीजी। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, उस स्थिति को क्या कहा जाता है जहां गर्भाशय को आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। रेट्रोवर्जन, इनवर्जन, इन्वोल्यूशन या सब इन्वोल्यूशन। बताइएगा 77 का कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। उस स्थिति को क्या कहा जाता है जहां गर्भाशय को आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। 77 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 77 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इन्वर्जन। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे के जन्म के कितने देर बाद प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए। 5 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट। बताइए बच्चे के जन्म के कितने देर बाद प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए। 78 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी, 30 मिनट। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण है। शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास, दूसरों पर निर्भर रहना, शारीरिक भिन्नता का विकास। तो 79 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यह आपको बताना है। किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण है। 79 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो 79 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। 80 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 80 का आपका डी ऑप्शन सही है, प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है आपका, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में या फलों में। बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। 81 का आपका ऑप्शन सही है, सी, मक्खन में पाया जाता है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का हो जाता है 2 गुना, 3 गुना, कोई परिवर्तन नहीं, 4 गुना। 82 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है,
तो 82 का आपका जो ऑप्शन सही है, ये प्रश्न आपको पहले भी कराया जा चुका है, बी सही है, 3 गुना हो जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, या उपयुक्त सभी। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, या उपयुक्त सभी। 83 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 83 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? 2001, 2005, 1995 या 1990? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? तो 84 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, 1995। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी का एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का क्या अर्थ है? बेबी क्योर ग्यूरिन, बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन, बैक्टीरियम क्योर ग्यूरिन, या बेबी केयर यूरिन? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है 85 में? तो 85 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। बताइए, दुग्ध संश्लेषित और स्रावित होता है। यहां पर दो बार आ गया, यहां पर दोबारा में दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध संश्लेषित और स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, या उक्त में से कोई नहीं? बताइएगा 86 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 86 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, एम्फ्लाटॉक्सिन पाए जाते हैं मूंगफली में, सेब में, या दूध में, या पनीर में? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? एम्फ्लाटॉक्सिन पाए जाते हैं। तो 87 का आपका सही ऑप्शन है वो ए है, मूंगफली में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम है, पाइपेन, ब्रोमिलिन, एमाइलेज, या रेनिन? अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 88 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एमाइलेज। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्लेसेंटा में भ्रूण की सतह की तरफ अपारदर्शी अंगूठी दिखाई देती है जिसका ज्यादा महत्व नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अपरा सक्सेंचुरिटा, अपरा द्विपार्टिटा, या अपरा द्विपक्षीय, या प्लेसेंटा सरकमवाइलेटा? बताइएगा, प्लेसेंटा में भ्रूण की सतह की तरफ अपारदर्शी अंगूठी दिखाई देती है जिसका ज्यादा महत्व नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? 89 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको? प्लेसेंटा सरकमवाइलेटा। अगला प्रश्न है आपका, एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? वस्त्रों पर, मकान बनाने की सामग्री पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर, या खाद्य पदार्थों पर? बताइएगा, एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? 90 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 90 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, खाद्य पदार्थों पर। क्लियर आपको? और आपको इसको कॉमन सेंस से भी सही कर देना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में खाद्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे खाद्य पदार्थों के बारे में ही पूछा जा रहा होगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 10-12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार मात्रा है 1900 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 2010 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 2190 किलो कैलोरी प्रतिदिन, या 2230 कैलोरी किलो प्रतिदिन? बताइएगा, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 10-12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार मात्रा है। 91 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 91 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2010। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शिक्षणीय मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है 0 से 25, 50 से 75, 25 से 50, या 75 से 100? शिक्षणीय मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है 92 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 92 का आपका डी ऑप्शन सही है, 75 से 100। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? वधू मूल्य, निकाह शुल्क, दहेज, या मेहर? बताइएगा, मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? तो 93 का आपका डी ऑप्शन सही है, मेहर कहलाता है। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, मक्खियों द्वारा फैलता है मलेरिया, तपेदिक, डेंगू या हैजा। ऐसी कौन सी बीमारी है जो मक्खियों के द्वारा फैलती है, बताइएगा। तो 94 का आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी। क्लियर आपको, हैजा। अगला प्रश्न है आपका, बीएमआर को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है जलवायु, गर्भावस्था, आयु या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, बीएमआर को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है जलवायु, गर्भावस्था, आयु या इनमें से कोई नहीं। 95 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 95 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है? बताइएगा, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है? ए 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी, बी 2100 कैलोरी तथा 2400 कैलोरी, या सी 2000 कैलोरी या तथा 1500 कैलोरी, या डी 1500 कैलोरी तथा 2000 कैलोरी। बताइएगा, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है? 96 का आपका सही ऑप्शन है वो ए है, 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, किसका टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा, कंठमाला और रुबेला या छोटी चेचक। बताइएगा, किसका टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? 97 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 97 का आपका बी ऑप्शन सही है, हेपेटाइटिस बी। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, देवर विवाह या शाली विवाह। बताइएगा, एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 98 का। तो 98 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रतिलोम विवाह। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया? ब्रह्म, दैव, गांधर्व या आर्ष। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया? 99 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 99 का आपका सी ऑप्शन सही है, गंधर्व विवाह। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या राक्षस विवाह। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? 100 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका आज के मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, बताइएगा। तो 100 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, असुर विवाह कहलाता है। क्लियर है आपको।